हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन फेडरलिज्म और आज हम पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी का टॉपिक हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड और इसका जो सब टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो इंडिया को जब फ्रीडम मिली 1947 में, तो उस समय ना तो इतनी स्टेट्स थी और ना ही जैसे नियरली आप जानते हैं 30 स्टेट्स हैं इंडिया में। तो उस समय प्रेसिडेंसीज़ होती थी इंस्टेड ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स की जगह कुछ प्रेसिडेंसीज़ होती थी और वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसीज़। बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ में तो पूरा महाराष्ट्र और गुजरात तक का एरिया आता था और भी एरिया इंक्लूडेड था। परंतु 1947 और उसके बाद से स्टेट्स का बंटवारा किया गया, प्रेसिडेंसीज़ ख़त्म हो गई और कुछ नई स्टेट्स बन गई। अब ज़्यादातर स्टेट्स को भाषाओं के आधार पर बनाया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जिनको कहते हैं। परंतु कुछ स्टेट्स ऐसी भी थीं जिनको लैंग्वेज के बेस पर नहीं क्रिएट किया गया। और वो स्टेट कौन से बेस पर क्रिएट हुई? वो था कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेम सम स्टेट्स विच आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ culture, ethnicity or geography. Or you may be asked that name some states which are created not on the basis of language. तो इसका आंसर होगा कुछ स्टेट्स जो कल्चर और एथनिसिटी के आधार पर या ज्योग्राफी के आधार पर बनाई गई। वो थी नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। अब भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज हैं इंडिया में। सो मैनी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस आर देयर। अब इंडिया में नियरली 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं, परंतु इन सब लैंग्वेजेस में तो काम किया नहीं जा सकता। इसलिए कुछ लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया, यानी कि जिन भाषाओं में काम होगा। अब मेनली जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी एंड इंग्लिश। इन 2 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज का नंबर कितना है? 22, इंक्लूडिंग हिंदी। यानी कि हिंदी के अलावा करीब 21 भाषाएं और ऐसी हैं विच आर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हिंदी जो है वो मदर टंग पूरे इंडिया की नहीं है, पूरे भारत की मातृभाषा हिंदी नहीं है। ये सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, यानी कि हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ 40% इंडियन पीपल। इसलिए और इसके अलावा 21 भाषाओं को, 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, परंतु 1965 में कोर्ट ने ये फैसला किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात उठी कि क्यों ना इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया जाए। परंतु तो ऐसा हुआ 1965 में। परंतु तमिलनाडु में, जहाँ तक लोग तमिल स्पीकिंग है, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और काफ़ी यहाँ पर संघर्ष हुआ और काफ़ी बहस हुई। तो फाइनली इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दिया गया इंडिया में। तो तमिलनाडु ने इस पर ऑब्जेक्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर और स्टेट के संबंध आपस में, यानी उनके बीच में पावर्स वगैरह का बंटवारा और क्या पावर सेंटर यूज़ कर सकता है, क्या स्टेट यूज़ कर सकता है। तो इस टॉपिक में पहले आपको ये बताया गया एनसीईआरटी में कि करीब 1990 तक तो ओनली 1 पार्टी रूल्ड ओवर इंडिया, और वो थी कांग्रेस। ज़्यादातर कांग्रेस ने रूल किया 1990 तक। पहले श्री जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके बाद में इंदिरा गांधी का रूल रहा, फिर राजीव गांधी। बीच में और 1-2 पार्टी आई, जनता पार्टी वगैरह, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। तो एक तरह से
आप समझ सकते हैं कि एक यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रही 1990 तक इंडिया में। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी पावर नहीं दी गई थी, सारा जो फैसला था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी। तो ये तो फेडरल सिस्टम एक अच्छा नहीं रहा इंडिया के लिए। तो 1990 के बाद में काफ़ी इसमें बदलाव लाया गया और कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि मिली-जुली सरकार, वो भी 1990 के बाद से ही सिस्टम हमारे सामने आया कि अगर एक सरकार को, एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले वोट्स की, तो वो मिली-जुली सरकार बना सकते हैं। और इसके बाद से ही 1990 के बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आगे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया, ताकि प्रॉपरली एक फेडरल सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस काम में, फेडरल सिस्टम को डेवलप करने में इंडिया में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो डिसेंट्रलाइजेशन मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था इसके बारे में कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर जब स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्सेट्रा को या पंचायत सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब ऐसा क्यों किया गया इंडिया में? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है और साइज़ भी काफ़ी वास्ट है इंडिया का। अगर हम सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन ले लें इंडिया की, तो वो रशिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जबकि रशिया सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में और पॉपुलेटेड काफ़ी है ये, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच नहीं कर सकती हर जगह, हर गांव में जाकर उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकती उतनी अच्छी तरह से जितनी लोकल गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लोकल पीपल। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। आई रिपीट, when power is taken away from central government and state government and is given to local government, it is called decentralization. अब decentralization के कुछ advantages दो चार कर लेते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं उससे। पहला तो आप यही लिख सकते हैं कि local people better understand their problem as compared to the people living outside their area or central government। यानी कि लोकल गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन एरिया देन अदर गवर्नमेंट्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज़ हाउ टू स्पेंड मनी, ऑन विच थिंग्स टू स्पेंड मनी टू प्रोग्रेस फॉर प्रोग्रेस ऑफ देयर एरिया। एंड तीसरा फ़ायदा ये होगा, थर्ड एडवांटेज, कि लोकल पीपल गेट benefit of joining meeting or taking decision regarding the problems of their area। तो लोकल पीपल अपने एरिया का डिसीजन लेने में हेल्प अच्छे से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल लिविंग आउटसाइड देयर एरिया। विलेजेस में लोकल गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जाना जाता है और सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से, या जो मेजर सिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पर इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि दिल्ली है या मुंबई है, इनमें ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो इनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और जो छोटे शहर होंगे उसमें इसको म्यूनिसिपैलिटीज़ बोला जाएगा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस का प्रोविज़न रखा गया, और वो भी रेगुलरली। पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे म्यूनिसिपैलिटीज़ के या पंचायत के या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो फिर बाद में फैसला किया गया कि रेगुलर इलेक्शंस टू बी हेल्ड फॉर तो फिर 1992 में एक मेजर डिसीजन लिया गया इस डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, और यानी कि लोकल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाने के लिए कब स्टेप्स लिए गए, तो ईयर आपको याद रखना 1992 में। अब इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ,
क्या क्या पावर्स मिली वो हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। यानी कि लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या एडवांटेज हुए, विच पावर्स वर गिवन इन 1992 टू द लोकल गवर्नमेंट। तो नंबर 1 पॉइंट, इट बिकम्स मैंडेटरी और कंपल्सरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत। पॉइंट नंबर 2, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर handicaps, women, scheduled caste or scheduled tribe people or other backward classes people in these local government. Point number 3, at least 1/3 of all positions in local government were reserved for women. Next point number 4, state election commission was created in each state to conduct panchayat and municipal elections. I repeat, state election commission was appointed in each state to conduct panchayat and municipal election. यानी कि हर स्टेट में स्टेट म्यूनिसिपल कमीशन को बनाया गया ताकि वो यहाँ पर रेगुलर आपके इलेक्शंस करवा सके लोकल गवर्नमेंट की। एंड लास्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट्स वर आस्क्ड टू शेयर देयर पावर विद द लोकल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आप अपनी पावर ट्रांसफ़र कीजिए या शेयर कीजिए कुछ लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट को आपने देखा 1992 के बाद से ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। गांव में जो पंचायत का हेड होता है उसको सरपंच, मुखिया आदि के नाम से जाना जाता है। तो गांव में लोकल इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर हैं हु कैन वोट, उनको बोलते हैं ग्राम सभा, जो वोट कास्ट करते हैं इस पंचायत के इलेक्शन के लिए। और फिर वो कुछ लोगों को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो जो लोग जीत कर आते हैं उनको पंचायत का मेंबर माना जाता है। तो ग्राम सभा एडल्ट मेंबर्स की पूरा जो ग्रुप होता है हु कैन वोट, उसको बोलते हैं। और पंचायत जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं। अब मैं आपको ग्राम सभा के 2 फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। ग्राम सभा क्या करती है। तो पॉइंट नंबर 1, ग्राम सभा मीट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत। यानी कि ग्राम सभा आपको मैंने जस्ट ये बताया था कि जो वोटर्स हैं, एडल्ट मेंबर्स हैं विलेज के, जो वोट दे सकते हैं, ये साल में 2 या 3 बार मीटिंग रखते हैं ताकि जो उन्होंने ग्राम पंचायत चुनी है उसका बजट ये लोग बना सकें। यानी कि एक तरह से नज़र रखता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के वर्क पर। और नंबर 2, इट कीप्स एन आई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के काम पर ये निगाह रखता है। अगर हम कुछ ग्राम पंचायत को आपस में मिला दें, कुछ गाँवों की पंचायत को मिला दें, तो एक ये बड़ा ग्रुप बन जाता है। और इस बड़े ग्रुप को पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल भी कहा जाता है। तो 3 नाम है, ब्लॉक, मंडल और पंचायत समिति। कैसे बनती है? जब बहुत सारी ग्राम पंचायत जो डिफरेंट विलेजेस की हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए। और इस मंडल के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं डिफरेंट ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट डालने से। यानी कि हर कोई वोट नहीं डाल सकता उसमें। जो 8-10 गाँव की ग्राम पंचायत हैं उनके मेंबर्स ही वोटिंग करेंगे एक ब्लॉक या मंडल के प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। अब अगर हम सारे पंचायत समिति या मंडल जितनी भी एक डिस्ट्रिक्ट में हैं इनको इकट्ठा मिला दें तो इससे एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। और उस बड़े ग्रुप का नाम होता है जिला परिषद। तो व्हाट इज़ जिला परिषद? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पंचायत समितिज और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट। ये इसकी डेफिनेशन होगी जिला परिषद की। एंड द मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स। तो ज़्यादातर जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अब ये कौन से होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी सब इसके मेंबर हो सकते हैं जिला परिषद के। अब जिला परिषद का हेड कौन होता है? जो इसका चेयरमैन होता है। यानी कि जिला परिषद हेड इज चेयरमैन ऑफ जिला परिषद।
बस अब लास्ट में एक टर्म और है इस चैप्टर में, मेयर। मेयर किसे कहते हैं? हु इज़ मेयर? तो जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, म्यूनसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन होता है उसको बोलते हैं मेयर। तो द चेयरपर्सन ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर ऑफ दैट एरिया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन बाय, टिल देन नेक्स्ट वीडियो आई विल give you some question answers regarding this chapter. Bye.